नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एसआईआर को वैध और संवैधानिक बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा, एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और मतदाता सूची में अपडेशन फ्री और फेयर इलेक्शन का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई थी। दिल्ली में आगामी 20 जून से एसआईआर प्रक्रिया होगी शुरू। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, 20 से 29 जून तक बीएलओ की चलेगी ट्रेनिंग। अशोक कुमार ने बताया कि 30 जून से घर घर जाकर सर्वे शुरू होगा। मतदाता अपना फॉर्म भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की मुश्किलें बढ़ी। पिनाराई विजयन के घर और 12 अन्य जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई। पिनाराई विजयन की बेटी वीणा से जुड़ी कंपनी एक्सोलॉजिक सीएमआरएल मामले में कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में ईडी की छापेमारी चल रही है। कर्नाटक की सत्ता में बड़े उलटफेर के संकेत। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दे सकते हैं इस्तीफा। डीके शिवकुमार हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। नीट परीक्षा लीक मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। जांच एजेंसी ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में से एक लातूर का रहने वाला, एक डॉक्टर मनोज शिरूरे है। गिरफ्त में आया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का टीचर है। इन 2 के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 13 हुई। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने की कवायद जारी। हाकिमपुर सीमा पर मौजूद बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर ले जाया गया। तेंतुलिया के पथेर साथी होल्डिंग सेंटर में घुसपैठियों को रखा गया है। बंगाल की शुभेंदु सरकार डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति अपनाते हुए घुसपैठियों की पहचान कर रही है। सीमा पार से आकर बाहर रह रहे अवैध प्रवासियों से हड़कंप मचा। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, ममता राज में अवैध घुसपैठिए गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अफ्रीकी देशों में फैलते इबोला के खतरे के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशवासियों को आश्वस्त किया। कहा, फिलहाल भारत में इबोला का कोई भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया। मंत्रालय ने कहा कि बेंगलुरु में आइसोलेशन में रखी गई युगांडा की 28 वर्ष की महिला में इबोला वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। इस बार कोलकाता में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम। थीम होगी योगा फॉर हेल्थी एजिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। आयुष मंत्रालय ने सभी हितधारकों के लिए आईजीवाई हैंडबुक 2026 प्रस्तुत की। अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ये पुस्तिका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से संबंधित आयोजन में भाग लेने संबंधी जानकारी का एकल संदर्भ स्रोत है। हिमाचल प्रदेश के कसौली और धर्मपुर की पहाड़ियों के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीती रात MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए सुखना झील से 30,000 लीटर से ज्यादा पानी लेकर जंगल में बौछार की गई। चीड़ की सूखी पत्तियों और तेज हवाओं ने इस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकार गंभीर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली NCR वायु प्रदूषण कार्य योजना की समीक्षा की। भूपेंद्र यादव ने सड़क धूल नियंत्रण, बुद्धिमान यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आग्रह किया। भारतीय वायुसेना ने तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए एक नई योजना शुरू की घोषणा की है। अब अधिकारी कैडर में गेट स्कोर के आधार पर प्रवेश हो सकेगा।
नई पहल के तहत वैध गेट स्कोर वाले उम्मीदवार वायुसेना चयन बोर्ड AFSB में परीक्षा के लिए सीधे चयन किए जाने के पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक लिखित परीक्षा से छूट भी मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को डिजिटाइज करने और मजबूत बनाने के लिए PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। PM अजय पोर्टल के माध्यम से आदर्श ग्राम GIA और छात्रावास के लिए वास्तविक समय की निगरानी, पारदर्शी शासन और निधि प्रवाह सक्षम हो सकेगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए वाईफाई को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए PM वाणी में आम नागरिकों के अनुकूल कई प्रमुख सुधार किए गए। ईद उल अजहा त्योहार की शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। दिल्ली पुलिस ने अजमेरी गेट चौक से लेकर जामा मस्जिद तक फ्लैग मार्च किया। अतिरिक्त बलों सहित पुलिस कर्मियों को अहम स्थानों पर तैनात किया गया। प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के K9 योद्धाओं ने IED का पता लगाने, दुश्मन की गतिविधि को ट्रैक करने और हस्तक्षेप अभियानों में अपनी असाधारण भूमिका निभाई। इस बार के अभ्यास में रोबोटिक कुत्तों को भी शामिल किया गया, जिसने भविष्य के युद्ध अभियानों की बदलती तस्वीर को सामने रखा। इससे युद्ध क्षेत्र में परिचालन क्षमताएं नई ऊंचाइयों पर पहुंची। भारतीय रेलवे आगामी 12 जून को ऋषिकेश से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की करने जा रहा है शुरुआत। इस ट्रेन से श्रद्धालु देश के 7 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के साथ ही दक्षिण भारत के कई बड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रा के लिए 3 तरह की श्रेणियां हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास। रेलवे की ओर से ही भोजन, ठहरने और स्थानीय यात्रा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में बढ़ते तापमान से अभी कोई राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले कुछ दिन तक सीवियर हीट वेव का भयंकर प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी करते हुए तापमान में भारी उछाल की भी चेतावनी दी। तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। जल्द राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की। PM ने अपने X अकाउंट पर गर्मी से बचाव के उपाय और प्रियजनों के साथ साथ पशु पक्षियों का खास ख्याल रखने की भी सलाह दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे 83 पर 4 लेन तिरुवरूर बाईपास और 2 अतिरिक्त रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 1427.61 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस परियोजना से तिरुवरूर शहर में ट्रैफिक कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और बंदरगाह शहरों व औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में राज्य में विज्ञान, रिसर्च और स्टार्टअप से जुड़ी केंद्रीय योजनाएं तुरंत लागू करने का फैसला लिया गया। साथ ही बैठक में आर्सेनिक विषाक्तता पर विशेष अध्ययन और कैंसर व दवा परीक्षण से जुड़े संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के निजी निवेश घटने के दावों को बताया भ्रामक। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और निजी निवेश, बैंक ऋण व कॉरपोरेट मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अमित मालवीय ने कहा कि ईंधन, खाद और विदेशी मुद्रा से जुड़े वैश्विक जोखिमों का असर सभी देशों पर पड़ता है और एक जिम्मेदार सरकार इन मुद्दों पर लगातार नजर रखती है और जरूरी कदम उठाती है। उपभोक्ता मामले विभाग ने प्याज भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1270 से बढ़ाकर 1580 रुपए प्रति क्विंटल किया। वहीं इस संबंध में प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत और जापान के बीच टोक्यो में आयोजित सेमिनार में कुशल कार्यबल और मानव संसाधन विकास को लेकर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर पोर्टल लॉन्च किया। सरकार ने बताया कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 12 फैब और पैकेजिंग समेत 24 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि नया पोर्टल निवेशकों को सरकारी योजना, नीतियां और मंजूर परियोजनाओं को जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। मुंबई में आयोजित केयरएस डेट मार्केट समिट में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने कहा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पूरी तरह से नहीं होते जोखिम मुक्त, निवेशकों को करना हो चाहिए सोच समझकर निवेश। तुहिन कांता पांडे ने बताया कि निपटान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित तकनीक के जरिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन पर पायलट परियोजना पर किया जा रहा है विचार। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.87 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। खादी भारत के अध्यक्ष मनोज कुमार ने इसे लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत का परिणाम बताया। मनोज कुमार ने बताया कि 2013-14 की तुलना में पिछले 12 वर्षों में बिक्री में 501%, उत्पादन में 380% और रोजगार सृजन में 56% की वृद्धि हुई। गुजरात सरकार ने सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों को किए गए गन्ना भुगतान को आधिकारिक मंजूरी दी। इस फैसले से मिलों को मिलेगी करीब 1500 करोड़ रुपए की कर राहत। गुजरात सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए एमएसपी पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीद हेतु पंजीकरण भी शुरू करने का फैसला किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मई से 10 जून तक ई ग्राम केंद्रों पर होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ 2025-26 की चौथी तिमाही में 3% बढ़कर 6,649.97 करोड़ रुपए रहा। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 69.84 अंक की कमजोरी के साथ 75,940 और निफ्टी 23.10 अंक की कमजोरी के साथ 23,890 पर। एनएसई ने नियमों के उल्लंघन पर यस सिक्योरिटीज को 3 महीने तक नए ग्राहक जोड़ने पर लगाई रोक, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एनएसई के अनुसार कंपनी अपफ्रंट मार्जिन नियमों का पालन करने में विफल रही और जुर्माने का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया। भारतीय एयरटेल अप्रैल में शुद्ध रूप से 34.82 लाख नए ग्राहक जोड़कर सभी खंडों में ग्राहक वृद्धि के मामले में शीर्ष पर रही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने भारत का आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकवाद को प्रायोजित करने के गंभीर परिणाम होंगे। पी हरीश ने कहा कि भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता को समर्थन देने का भी आरोप लगाया। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास हुए अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने यूएस के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उसने अमेरिकी RQ-4 ग्लोबल हॉक निगरानी विमान और एक F-35 लड़ाकू विमान का पता लगाकर उन पर नजर रखी है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने हमास की सैन्य शाखा के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है।
इजराइल के अनुसार ओहदे 7 अक्टूबर हमलों में के मास्टरमाइंड्स में शामिल था। यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के निर्देश पर किया गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए तेज। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत हुई तो वहीं 40 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों और ड्रोन नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए अमेरिकी हमलों को सीजफायर का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी हॉर्मुजगान प्रांत में हुए हमले क्षेत्र में शांति प्रयासों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं यूएस ने दावा किया कि मिसाइल ठिकानों और संदिग्ध नावों पर की गई कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने अमेरिका पर रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर अलीमोव को वीजा न देने का आरोप लगाया, जिससे वो न्यूयॉर्क में आयोजित बैठक में भाग नहीं ले सके। रूस ने इसे संयुक्त राष्ट्र समझौते का उल्लंघन बताया। राजदूत वासिली नेवेंजिया ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मानदंड अपनाने और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। ईरान के नेता मोशतबा खामनेई ने यूएस और इजराइल को लेकर कहा कि पश्चिम एशिया अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेगा और क्षेत्र एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। खामेनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुटता बढ़ाने की अपील की और दावा किया कि अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति खो रहा है, जबकि इजराइल अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने राजधानी येरेवन में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बीच क्रेमलिन ने चेतावनी दी कि यदि आर्मेनिया रूस से दूरी बनाता है तो उसे रियायती रूसी गैस की सुविधा होनी पड़ सकती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से चिंता गहराई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 220 मौतें सामने आई। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुमार मोहित ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के पहलवान को हराया, जबकि चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। तमिलनाडु के इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 7 राउंड में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का ये गौरव हासिल किया है। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 14 मुकाबलों में एसआरएच ने जीत दर्ज की है, जबकि आरआर ने 9 मैच जीते। गत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश किया। मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 255 रन का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। गुजरात के पास अभी भी फाइनल में जाने का एक और मौका है। टीम अब हैदराबाद और राजस्थान के बीच आज होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से शुक्रवार को क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। भारत में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून तक गुजरात के अहमदाबाद स्थित एका एरिना में किया जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की।
2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। पहले दौर में उन्होंने इंडोनेशिया की खिलाड़ी पुत्री कुसुमा बरदानी को हराकर दूसरे दौर में पहुंची। महिला एकल में खेले गए एक अन्य मैच में भारत की उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। उन्नति को 8वीं वरीयता प्राप्त टोमोका मियाजाकी के हाथों हार झेलनी पड़ी। आयुष शेट्टी को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कनाडा के विक्टर लाई ने 11-21, 21-14, 21-12 से हराया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के दूसरे दौर में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। भारतीय जोड़ी ने पहले राउंड में अमेरिकी जोड़ी को हराया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। सित्सिपास ने पुरुष एकल स्पर्धा के पहले दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर को हराया। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में ही खेले गए एक अन्य मैच में इटली के यानिक सिनर ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। 24 वर्षीय सिनर ने पहले राउंड में आसान जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। फ्रेंच ओपन के पहले दौर में ही दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव का सफर समाप्त हो गया। पहले राउंड में रूस के मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन ने हराया। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। प्रतियोगिता के पहले दौर में गॉफ ने अपने हमवतन खिलाड़ी के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में मारिया सक्कारी ने जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। पहले राउंड में सक्कारी ने चेक खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा को हराया। और इटली के फुटबॉल क्लब एसी मिलान ने मुख्य कोच मैसिमिलियानो एलेग्री को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।